हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसका आज हम पहला लेक्चर करेंगे और दूसरा लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी में दो वर्ड मिलते हैं आपको। एक तो वर्ड है बायो, एक तो वर्ड है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। डाइवर्सिटी यानी होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी यानी है वैरायटी। लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ किनके अंदर होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिंदा इंसान, जिंदा जो एनिमल्स हो गए, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ होती है। उनमें जो वैरायटी होती है, उस वैरायटी को हम एक टर्म देते हैं बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का। एग्जाम में इसी डेफिनेशन को पूरा लिख के आओगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स इन ए गिवन एरिया। एक एरिया में कितने वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, उन्हें हम रिफर करते हैं बायोडाइवर्सिटी। सेम चीज ही मैंने बताया। वैरायटी इन बायो, वैरायटी इन लिविंग और वैरायटी इन लाइफ इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। एक एरिया में अगर अर्थ को एक हम एरिया मान लेते हैं, तो अर्थ में जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। ठीक, यानी एक डाइवर्स काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी वैरायटी यानी लिविंग थिंग्स। किसमें वैरायटी? लिविंग थिंग्स में वैरायटी। या फिर आप वैरायटी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सेम हियर, अगर अर्थ में, वही एग्जाम्पल फिर से बता रहे हैं कि अगर अर्थ को हमने गिवन एरिया मान लिया और अर्थ में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी इन अर्थ। उसी प्रकार से हमारे इंडिया में, ये रहा हमारा प्यारा सा इंडिया, कुछ इस प्रकार से, हंसना मत, ये हमारा इंडिया मान लो। ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है मुझे पता है, बट आप समझ लो, इंडिया में भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटीज है लिविंग थिंग्स के बीच में, तो हम उसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक, दैट्स, ये था बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये टाइगर है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये ट्रीज है, ये छोटू सा कोई और है, ये मछली है, ये कोई बर्ड है, ये फ्लावर्स, प्लांट्स, ये इंसेक्ट्स, यानी कितनी वैरायटी। इंसेक्ट भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है कि नहीं? और क्या क्या है? जेली फिशेस भी है, एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, ट्रीज हैं, बहुत फ्लावर, छोटे छोटे ट्रीज भी हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, यानी कितनी वैरायटी है। देखिए, ट्रीज में भी अगर आप गिनो ना, बहुत वैरायटी है। अगर आप आम का पेड़ देखोगे, आम का पेड़, तो आम का पेड़ एक प्रकार का नहीं, बहुत प्रकार के होता है, यानी उसमें भी वैरायटी है। ह्यूमन बींग्स के टाइप से वैरायटी है। अगर कोई इंडिया में रहता है उसका टाइप अलग है, कोई अमेरिका में रहता है उसका टाइप अलग है। तो वैरायटी तो लिविंग बींग्स में बहुत है। तो ये जो वैरायटी आप देख, इस पिक्चर से आप ये डिपिक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो कि लिविंग बींग्स आर डाइवर्स इन नेचर, यानी लिविंग बींग्स बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यानी एक ही टाइप के आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। जैसे कि आम के भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, टाइगर्स के भी अलग अलग स्पीशीज और वैरायटीज होते हैं, एलिफेंट के अलग अलग वैरायटी स्पीशीज होते हैं। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि रिपोर्ट के हिसाब से, अगर आप याद रखो, रिपोर्ट के हिसाब से
IUCN, IUCN क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बता देंगे। IUCN, आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मैंने कहा, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल काउंसिल, सॉरी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको लिख लेते हैं, कहाँ पर, कहाँ लिखें, यही लिख लेंगे, लिख लो भाई साहब। IUCN क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। बस ये वैरायटी शो करता है, ये क्या शो कर रहा है, पिक्चर शो कर रहा है कि लिविंग बीइंग्स बहुत डाइवर्स है नेचर में। एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनर, हमेशा पूछता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है उसका, मार्क कर लो, ये एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या डिफरेंस है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं। देखिए, ऐसा ही आपको एग्जाम में बनाना है, 3 कॉलम्स, ठीक, 3 कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पर लिखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर लिखना है नेशनल पार्क, यहाँ पर लिखना है बायोस्फीयर, और यही 3 पॉइंट्स हर किसी का आपको लिख के आने हैं। अब समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहले समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया है जहाँ पर ह्यूमन की जो डिस्टर्बेंस है उससे बचा के रखा जाता है उसे, यानी सेंचुरीज ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के डिस्टर्बेंस से वो जगह फ्री होता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पोचिंग, एनिमल्स की पोचिंग करना, उसके जैसे कि हाथी का जो दांत होता है उसको लेके लोग ले जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर कैंसर ठीक हो जाएगा, उसको मार देते हैं। बहुत सारे पोचिंग और हंटिंग करने लगते हैं एनिमल्स की। तो ये सारे क्या है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, और इस ह्यूमन डिस्टर्बेंस से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो फ्री हैं, और ये एरियाज डेडिकेटेडली कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए इसका नाम है वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की होती है, और ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हंटिंग और पोचिंग्स यहाँ पर अलाउ नहीं होते, और यहाँ से ये जो जगह उस एक्टिविटीज़ से बहुत फ्री है, और यहाँ पर अलाउ ही नहीं की जाती है। जो भी अलाउ करता है, जो भी अलाउ करती है, या फिर कोई ज़बरदस्ती आके हंटिंग और पोचिंग करता है तो ये आज ए क्राइम माना जाता है, आज ए क्राइम माना जाता है, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसके अंडर आती है, किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, यानी इसके मेंटेनेंस कौन करता है और इसका देखभाल कौन करता है। इसका देखभाल करती है राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मान लो आंध्र प्रदेश में है, ठीक, आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो देखभाल करेगी उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डायरेक्टली। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो इसका देखभाल कौन करेगा, तमिलनाडु की सरकार। अब आए समझते हैं नेशनल पार्क्स क्या है। नेशनल पार्क्स आर दो रिजर्व्ड एरियाज हु वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड एट ऑल। देखिए, नेशनल पार्क्स में ह्यूमंस अलाउड है, ह्यूमंस अलाउड है। देखिए, इन तीनों जगह में ह्यूमंस अलाउड है, बट ह्यूमंस एक्टिविटीज सच एज पोचिंग्स एंड हंटिंग्स आर नॉट अलाउड। ह्यूमंस तो तीनों जगह में अलाउड है, बट ह्यूमन की जो डिस्टर्बेंसिव एक्टिविटीज वो अलाउड नहीं है इन तीनों जगह पर। तो नेशनल पार्क ऐसे एरियाज हैं
जहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि पोचिंग हो गया, हंटिंग वगैरह हो गया, उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। नेशनल पार्क्स किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, यानी सेंटर पे बैठी हुई जो सरकार है, उसके डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में आती है। ठीक, यानी यहाँ पर कोई स्टेट का काम नहीं है। मान लो कोई, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। जो काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम है, इसको कौन मेंटेन करेगा? इसको कौन इसका जुरिस्डिक्शन करेगा? आसाम की सरकार नहीं करेगी। इसका डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सभी नेशनल पार्क का जुरिस्डिक्शन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जुरिस्डिक्शन, वो वाइल्ड लाइफ जिस स्टेट में प्रेजेंट है, उस स्टेट सरकार उसकी जुरिस्डिक्शन करता है, यानी देखभाल करता है। फिर आइए लास्ट, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए, यहाँ पर हमने एनिमल्स की बात की इन दोनों में। देखिए नेशनल पार्क्स में एनिमल्स यानी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, जो सारे हमारे एनिमल्स हो गए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को रखा जाता है। बट बायोस्फीयर रिजर्व क्या एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया होता है जहाँ पर लैंड भी होता है और वाटर भी होता है। लैंड बॉडीज भी होती है, वाटर बॉडीज भी होती है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको हम क्यों सेव करते हैं? हमारे इकोसिस्टम को सेव करने के लिए, हमारे इकोसिस्टम को सेव करने के लिए। ठीक, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम में लिविंग का जितना जरूरी है, नॉन लिविंग का भी उतना जरूरी है। देखिए लैंड क्या है? नॉन लिविंग है ना, तो लैंड अगर नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? ये वाइल्ड लाइफ रहेगी कहाँ? वाटर, वाटर क्या है? नॉन लिविंग है ना, तो वाटर अगर नॉन लिविंग, अगर वाटर नहीं रहेगा तो ये जो एक्वाटिक प्लांट्स कहाँ जाएंगे? हम पानी कैसे पिएंगे? तो ठीक है, इसीलिए लिविंग भी चाहिए, नॉन लिविंग भी चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लैंड भी होता है, वाटर बॉडीज भी होते हैं, और इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर। और यहाँ पर हम इनको इसीलिए कंजर्व करते हैं क्योंकि हमें अपना इकोसिस्टम को बचाना है। ठीक, और बायोस्फीयर रिजर्व आर क्रिएटेड बाय यूनेस्को। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन से बनाया गया, जैसे कि पीस हो सके उसी तरह से यूनेस्को बनाया गया है हमारे एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए। ठीक, यानी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को सेव बनाने के लिए यूनेस्को क्या करती है? इनको टिकट देती है कि हाँ दीज आर दी बायोस्फीयर रिजर्व, दी आर दी रजिस्टर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, इन दिस कंट्री और दिस कंट्री। यानी सभी कंट्रीज में जितने भी सारे बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत बेहतरीन बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, अब जाओ घूम के आओ। ठीक है, देखिए अगर कोई जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको कहोगे फ्लोरा। यानी एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल को हम फौना कहते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स को रहने वाले क्या कहेंगे? लिखोगे फ्लोरा। एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स को रखने वाले को हम क्या कहेंगे? लिखोगे फौना। ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, या फिर दोनों को ही पूछ सकता है 2 से 3 मार्क में। ये व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना? अब डायरेक्ट लिखोगे फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा, द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना। ये 1 नंबर का ही पूछ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक,
मैक्स टू मास ये 3 नंबर का आ सकता है। डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना, लिख लो। क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे? क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या है? प्लांट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। फौना क्या है? पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स। दिस इज द आंसर। आइए जानते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? द स्पीसीज ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड दीज आर नॉट नेचुरल फाउंड एनीवेयर एल्स। यानी एंडेमिक स्पीसीज कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के, जो ही एग्जीक्यूटिवली कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज मिलते हैं। यानी अगर ये अर्थ है, अर्थ में मान लो कोई एक ऐसा प्रजाति है जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है, वो सिर्फ इंडिया में मिलता है और वो कहीं मिलने का चांस है ही नहीं, तो उसको हम कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। दीज आर द एंडेमिक स्पीसीज। ठीक, यानी ऐसे स्पीसीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो कि दुनिया में नेचुरली कहीं नहीं मिलते हैं, बस एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो सीमित रहते हैं। ठीक, उनको हम कहेंगे एंडेमिक। दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर बट फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस ओनली। और वो नेचुरली कहीं और नहीं मिलते हैं। नेचुरली की बात कर रहे हैं। हालांकि सभी, देखिए इंडिया में जो स्पीसीज है किसी की, तो वो अमेरिका में प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी? उनके नेशनल पार्क में प्रेजेंट होगी, पार्क्स में प्रेजेंट होगी, नेशनल पार्क्स में, बट नेचुरली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? यानी ऐसे स्पीसीज है जो कि एग्जीक्यूटिवली सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलते हैं, बट नेचुरली आपको कहीं नहीं मिलते। अननेचुरली हर जगह मिलेंगे, अननेचुरली, बट नेचुरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में। उन्हें हम कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। देखिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज को समझने के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल ये है। देखिए, एंडेंजर्ड क्या है? एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड यानी देखिए टाइगर्स के एग्जाम्पल को देखिए और समझिए कि देखिए बहुत पहले क्या थे? बहुत सारे टाइगर्स थे पहले, अर्लियर। अब क्या है? कुछ ही टाइगर्स हैं। तो इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि टाइगर अब एंडेंजर्ड है। टाइगर अब क्या? एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड यानी क्या है? एंडेंजर्ड यानी यह है कि पहले टाइगर्स तो बहुत थे, अब टाइगर्स कम है, बिल्कुल खत्म नहीं हुए। टाइगर्स अभी भी है, बट जितने थे उतने नहीं है, बहुत कम है। इनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि पहले बहुत मात्रा में मिलते थे, बहुत अमाउंट में मिलते थे, बट अब बहुत फ्यू अमाउंट्स में मिलते हैं, यानी बहुत कम अमाउंट्स में हमें मिलते हैं। ठीक, दीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो कि पहले बहुत अमाउंट में हमें मिलते थे, बट अब क्या है? वो हमें बहुत अमाउंट में ना मिलकर बहुत फ्यू, यानी बहुत कम मात्रा में हमें मिलते हैं, और उनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि टाइगर्स पहले बहुत अमाउंट में थे, अब टाइगर्स बहुत कम अमाउंट में है, और उनकी जो फ्यू अमाउंट्स प्रेजेंट, यानी फ्यू, ओनली फ्यू टाइगर्स आर प्रेजेंट, तो इनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्सटिंक्ट क्या है? भाई साहब पूरी तरह से खत्म ही हो गए, अब बिल्कुल मिलने का चांस है ही नहीं। एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है जो कि पूरी तरह से अर्थ से गायब हो गए और बिल्कुल मिलने का, दोबारा मिलने का कोई चांस ही नहीं उठता, 0% चांस है मिलने का। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में डायनासोर्स थे, क्या डायनासोर अब प्रेजेंट है? नहीं है भाई साहब, अब डायनासोर प्रेजेंट नहीं है। पहले मैनी डायनासोर्स, अब नो डायनासोर। बट यहाँ क्या था? बट एंडेंजर्ड के केस में क्या था? पहले टाइगर थे, बहुत ज़्यादा थे, बट अब भी टाइगर है, बट कम टाइगर है। पूरी तरह से टाइगर ख़त्म नहीं हुए हैं, बट कम है, उन्हें एंडेंजर्ड कहा जाता है। और एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट वो स्पीसीज है
जो कि अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म हो गए, मिलने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि डायनासोर पहले बहुत थे, क्या था, पहले जो डायनासोर्स थे वो बहुत थे। क्या अब डायनासोर से, अब नो डायनासोर, डायनासोर है ही नहीं। और दोबारा डायनासोर को मिलने का कितना परसेंट चांस है? 0% चांस है। यानी बिल्कुल कोई चांस है ही नहीं कि आपको डायनासोर फिर से मिल जाए। ठीक, तो डायनासोर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। यानी जो स्पीसीज और से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं उनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, और एंडेंजर्ड उन्हें कहते हैं जो कि पहले मोर अमाउंट्स में थे, अब लेसर अमाउंट में मिलते हैं, यानी बहुत फ्यू अमाउंट्स में मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट और एंडेमिक। लेक्चर 2 में हम क्या डिस्कस करें वो भी थोड़ा बता देते हैं। लेक्चर 2 में बहुत टॉपिक्स और कुछ ही टॉपिक्स है वो रह गए, जैसे कि एक थ्रेटेंड स्पीसीज है, थ्रेटेंड स्पीसीज उनको डिस्कस करेंगे। एक रेड डाटा बुक है उसको हम लेंगे, और माइग्रेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे, और रीयूज़ और रिसाइकल ऑफ इनके बारे में पढ़ेंगे, और अफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स कुछ हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लिंक में आपको किलर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किलर बैच के प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके आपके जो वीडियोस छूट गए हैं आप उनको जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप जाके देख सकते हो। आप डिटेल लेक्चर भी चाहो तो देख सकते हो, 1 शॉट के वीडियोज़ वो भी हमने डाले हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।